आज हम देखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी तल के ऊपर वायुमंडल की एक मोटी परत है। ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी का तल, और इसके ऊपर वायुमंडल की एक मोटी परत है। यह जो मुख्य परत है हमारी, उसकी ऊंचाई है पृथ्वी तल से, मतलब जहां पर हम खड़े हैं वहां से लगभग 640 किलोमीटर। 640, कहीं कहीं 660 लिखा रहता है। तो पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल है। और इसी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एक व्यक्ति थे आरजे सोरले, इन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल को 4 भागों में बांटा। ये उन्हीं का चित्र है, सोरले। इन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल को 4 परतों में बांटा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। इसी की इतनी मोटाई की ये चारों परतें हैं, जो 740 किलोमीटर है। ये है 740 किलोमीटर, 700, ठीक, 740 किलोमीटर। 4 परतों में डिवीजन किया। ट्रोपोस्फियर, जिसका हिंदी नाम है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, जिसका हिंदी नाम है समताप मंडल, मेसोस्फियर, जिसको कहते हैं मध्यमंडल, और थर्मोस्फियर, जिसको कहते हैं तापमंडल। और इसके ऊपर का जो थर्मोस्फियर का हिस्सा है उसको कहते हैं बाह्य वायुमंडल, मतलब वायुमंडल के बाहर का हिस्सा। हालांकि उसमें भी वायु के कण पाए जाते हैं, जो आगे हम इसका जिक्र करेंगे। ठीक, अब हम ट्रोपोस्फियर से देखते हैं। इस अक्ष पे एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में, और वाई एक्सिस पे दिखाया गया है ऊंचाई किलोमीटर में। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 740 किलोमीटर, जो हमारे थर्मोस्फियर तक की ऊंचाई है, 740 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वह है 14.5 किलोमीटर। यह नासा की साइट पे आपको मिल जाएगा, 14.5 किलोमीटर, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 16 किलोमीटर। विषुवत रेखा पे 16 किलोमीटर। लेकिन आज के समय में इसमें परिवर्तन हो गया है। अब जो है संशोधन इसमें हो गया है। अब नासा ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि इसकी जो ऊंचाई है, इस समय आपको सविंद्र सिंह ने लगभग क्या कहते हैं औसत ऊंचाई 14-15 के आसपास मिलेगा, लेकिन अब औसत ऊंचाई हो गई है 12 किलोमीटर। अब औसत ऊंचाई हो गई है 12 किलोमीटर। न्यूनतम ऊंचाई 8 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई 14.5 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा की ऊंचाई है, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ठीक, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर, 14.5 किलोमीटर विषुवत रेखा पे। औसत ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर। मतलब क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर। जो उस समय सोरले ने बताई थी वो औसत ऊंचाई लगभग 15-16 बताई थी, लेकिन आज के समय में 12 किलोमीटर मान लें। ठीक, ध्रुवों पर 8 और विषुवत रेखा पे 14.5 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या है ट्रोपोस्फियर की? इसमें ऊंचाई के साथ तापमान लगातार घटता जाता है। धरती पर कितना तापमान है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे से हम ऊंचाई पर जाते हैं, देखिए ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे से ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान लगातार घट रहा है, -20, -40, और ये लगभग -55 तक 12 किलोमीटर ऊंचाई पर, या कह सकते हैं कि औसत ऊंचाई, हाँ, 12-14 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास ये तापमान घट के -55 डिग्री, -50-55 तक चला आता है। -50-55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, वहां से दिख रहा है। तो 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, -50-55। ये है क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से के औसत तापमान। ठीक, यहां से तापमान लगातार घटता है। कितना घटता है? प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान लगातार घटता जाता है। इसका मतलब 2 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 गुणे 2,
मतलब 13 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। वैसे ही 4 किलोमीटर ऊंचाई चले जाएंगे 26 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। और यहाँ 12 किलोमीटर मीटर तक आते आते लगभग -50-55 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और क्षोभ मंडल की और विशेषताएं क्या है, जैसे कि इसमें मौसम संबंधी सभी क्रियाएं होती हैं जो हम अपने आसपास महसूस करते हैं। तापमान, मौसम और मौसम संबंधित चक्रवात, आंधी तूफान, बादल, वर्षा, तड़ित झंझा, ये सारी प्रक्रियाएं इसी ट्रोपोस्फियर में होती है। इसकी 99% प्रक्रियाएं जलवायु संबंधी ट्रोपोस्फियर में होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि संवहन धाराएं इस ट्रोपोस्फियर के ऊपरी हिस्से जिसको ट्रोपोपाज कहते हैं उसको क्रॉस करके समताप मंडल में पहुंच जाती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो सारी वायुमंडलीय क्रियाएं इसमें होती हैं। इसका नामकरण किया था टिजरेंस डी बोट ने, इसकी खोज की थी टिजरेंस डी बोट ने। तो 12 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास इसका संक्रमण काल माना जाता है, जो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर दोनों के बीच का हिस्सा है। इसको कहते हैं ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज, TAUSE, ट्रोपोपाज। वही स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर के बीच वाले हिस्से को संक्रमण काल को कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र को स्ट्रेटोस्फाज। स्ट्रेटोस, स्ट्रेटोस्फाज। वैसे ही ऊपरी मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच वाले हिस्से कहते हैं मेसोपाज। मेसोस, मेसोपाज। ये संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण क्षेत्र में होता क्या है कि तापमान का घटना रुक जाता है। और इसकी क्षोभ मंडल की अन्य कुछ विशेषताएं क्या है, जैसे इसका नाम है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्बुलेंस, विक्षोभ। ट्रोपोस का मतलब विक्षोभ होता है, मतलब हवाएं स्थिर नहीं है, परिवर्तित होती रहती है। इसमें ऊंचाई के साथ हवाओं के अनुपात में ही परिवर्तन आ जाता है। और इसके ऊपरी हिस्से तक वो जलवाष्प सीमित हो जाता है। ट्रोपोपाज तक जलवाष्प नीचे से ऊपर तक लगातार घटता रहता है और ऊपर लगभग बहुत कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, कम से कम समताप मंडल तक पहुंचते पहुंचते, समताप मंडल की निचली सीमा तक। यहाँ पर जो इसके निचला हिस्सा है, यहाँ पर जहां पर हम खड़े हैं, वहां पर वायु दाब जो रहता है 1013 मिलीबार एमबी, 1013 मिलीबार रहता है वायु दाब। और ऊंचाई पर जाते जाते यहाँ पर इस हिस्से में ट्रोपोस्फियर जिसको कहते हैं, इसमें पूरे वायुमंडल का 75% वायु, 75%, ठीक, 75% वायु होती है। 75% इसमें वायु होती है। इसका मतलब इसके ऊपर वाले पूरे इतने हिस्से में, 20 किलोमीटर से ऊपर वाले हिस्से में केवल 25% वायु होती है। इसीलिए सबसे अधिक वायुदाब यहाँ होता है, 1013 मिलीबार। ठीक, अब ऊंचाई पर चलते हैं। हाँ, 14 किलोमीटर जो है, 12 किलोमीटर औसत ऊंचाई से ऊपर जैसे ही जाते हैं तापमान पुनः बढ़ने लगता है। और बढ़ता कितना तक है, 50 किलोमीटर जाके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। -50 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और ये बढ़ता क्यों है, क्योंकि इसके निचले हिस्से में लगभग 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक सबसे अधिक संघनित रूप में ओजोन गैस पाई जाती है। इसका सबसे अधिक संघनन या सबसे अधिक डेंस घनत्व इसी एरिया में होता है, 10 से 35 किलोमीटर के बीच। इस परत के कारण पराबैंगनी किरणों का अवशोषण हो जाता है और कुछ स्कैटर भी कर जाती है। जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी तरंग की किरणें होती हैं, वो यहाँ पर आने पर कुछ अवशोषित हो जाती है और कुछ स्कैटर कर जाती हैं। इसकी वजह से जो अवशोषण होता है, अवशोषण की वजह से इसका तापमान बढ़ जाता है समताप मंडल में। शुरुआत में यह बताया गया था कि समताप मंडल का तापमान जो होता है स्थिर रहता है, इसलिए उसका नाम शुरू में समताप मंडल कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक, और उसका कारण क्या है, ओजोन गैस। और यहाँ पर होता क्या है कि वायु दाब कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और इसके ऊपरी सीमा तक, समताप मंडल के ऊपरी सीमा पर वायु दाब घट के हो जाता है 1.0 मिलीबार, 1.0 मिलीबार। यहाँ पर तापमान इतना कम हो जाता है इसके ऊपरी सीमा तक। वो नीचे कितना था, 1013 मिलीबार। इससे समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले हिस्से में वायु लगातार तेजी से घट रही होती है। ठीक,
समताप मंडल की विशेषता है ओजोन गैस। समताप मंडल के जो निचले हिस्से में पाई जाती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जो हमारे रक्षक परत के रूप में जानी जाती है, क्योंकि हमें पराबैंगनी कीड़े हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं। ऊंचाई पर जाने पर क्या है, तापमान बढ़ता जाता है। इसके बाद जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर की सीमा पर पहुंचते हैं, स्ट्रेटोपाज पर पहुंचते हैं, समताप सीमा जिसको कहते हैं, यहाँ पर तापमान पुनः कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है और कुछ ऊंचाई पर स्थिर होने के बाद पुनः घटना शुरू करता है। इसको कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है पुनः, जो कि क्षोभ मंडल में घटता था पुनः बढ़ने लगा था। अब जैसे जैसे तापमान घटता जाता है ऊंचाई के साथ, यहाँ पर घटते घटते तापमान पहुंच जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देखिए, ये है, नीचे आते हैं सीधे -80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान लगभग -80, कभी कभी -100 -90 तक भी पहुंच जाता है। ठीक, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल की सीमा निर्धारित की गई है। इसकी क्या विशेषता है, इसमें वायु के कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं, वायु के मॉलिक्यूल्स जो हैं दूर दूर हो जाते हैं, और यहाँ पर आते आते वायु के कण इतने विरल हो जाते हैं कि यहाँ पर 1 मिली बार रहता है वायु दाब, और यहाँ पर पहुंचकर हो जाता है 0.01 मिली बार। ठीक, इसकी विशेषता यही है। और इन दोनों मंडलों में प्रायः बादल नहीं बनते हैं, समताप मंडल और मध्य मंडल। क्षोभ मंडल में सब कुछ होता है, सारी वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं मौसम संबंधी। ठीक, तो इस मंडल की क्या विशेषता है, इस मंडल में कभी कभी इन दोनों मंडलों में बादल बन जाते हैं। जैसे कि समताप मंडल की बात करें तो हाँ, एक प्रकार का बादल है जिसको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड। ये बनते हैं स्ट्रेटोस्फियर। कभी कभी जब क्या कहते हैं कि इस रेखा को, क्षोभ सीमा को संवहनी धाराएं क्रॉस कर जाती हैं और इसे कुछ आर्द्रता मिल जाती है, इसलिए समताप मंडल की निचली सीमा में कभी कभी इस प्रकार के नैक्रियस क्लाउड बादल बन जाते हैं। और मेसोस्फियर में कैसे बादल बनते हैं, इस सामान्य दशा में इसमें बादल नहीं बनते हैं। होता क्या है, कभी कभी ध्रुवों पर, जहां पर क्षोभ मेसोस्फियर अपेक्षाकृत नीचे होता है, इतनी ऊंचाई पर होता ही नहीं है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, तो वहां पर मेसोस्फियर की ऊंचाई कम होती है ध्रुवों पर, और वहां पर कभी क्या होता है कि वहां पर ऊपर ध्रुवों पर हवाएं मिलती हैं, मतलब ऊपरी ध्रुवों के ऊपर चक्रवाती दशा, अरे प्रति चक्रवाती दशा होती है, जहां हवाएं नीचे उतरती हैं, और उस अत्यधिक प्रेशर से हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो कभी कभी आर्द्रता नीचे से, आर्द्रता पर्याप्त पहुंच जब जाती है तो ध्रुवों पर यहाँ पर बादल बन जाते हैं। इसका नाम है नाइक्टिलुसेंट क्लाउड। नाइक्टिलुसेंट क्लाउड। विषुवत रेखा है उसके आसपास ही कभी बादल नहीं बनते नाइक्टिलुसेंट क्लाउड, केवल ध्रुवों पर बनते हैं। इसकी इतनी विशेषता है, इसमें वायु के कण दूर दूर होते हैं, नाइक्टिलुसेंट बादल कभी कभार बन जाते हैं, और तापमान इसमें लगातार घटता जाता है, जैसे क्षोभ मंडल में घट रहा है। 80 किलोमीटर ऊंचाई पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। इसके बाद तापमान कुछ स्थिर हो जाता है कुछ ऊंचाई पर, फिर एकाएक बढ़ना शुरू करता है। जब बढ़ना शुरू करता है तो उस वाली परत को कहते हैं थर्मोस्फियर या आयन मंडल। आयन मंडल की क्या विशेषता है, इसमें आयंस या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए होते हैं, चार्ज पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं। ठीक, CHARGE, चार्ज पार्टिकल, इसमें चार्ज पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं, आवेशित कर बिखरे हुए होते हैं। ठीक, कैसे बनते हैं वो बताते हैं आगे, पहले ये देख लेते हैं कि इसकी कितनी परतें हैं। इसकी टोटल 4 परतें हैं, D, E, F, G। ठीक, 4 परतें हैं। इन चारों परतों में से और इसको भी बांटा गया है, जैसे ई परत को 2 भागों में बांटा गया है। पहली परत E1, दूसरी परत
E2। F को भी F1 और F2 परत में बांटा गया है। इन दोनों का नामकरण भी किया गया है। जो E1 परत है इसको कहते हैं केनली हेविसाइड परत, इसको केनली हेविसाइड परत E1 परत को कहते हैं, और F1 और F2 को मिलाकर कहते हैं अपलीटन परत। देखिए इसको कहते हैं E1 परत को केनली हेविसाइड केनली हेविसाइड परत, इसको F1 F2 को मिलाकर कहते हैं अपलीटन परत। ठीक, इन दोनों का नामकरण किया गया है। इनकी विशेषता क्या है? जो जो डी परत होती है इस आयन मंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 से 130 किलोमीटर, 120 किलोमीटर इसी के आसपास होती है। 80-90 से 120-30 किलोमीटर के आसपास। इसकी विशेषता ये होती है कि दिन के समय में तो रहती है जब तक सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है, और रात के समय में गायब हो जाती है। और ये पृथ्वी से जाने वाले निम्न आवृत्ति की तरंगों को, लो फ्रिक्वेंसी की तरंगों को परावर्तित कर देती है। पृथ्वी से जब लो फ्रिक्वेंसी की तरंगें यहाँ तक जाती हैं तो डी परत से टकराकर वापस लौट आती है। लेकिन ये मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों को वापस नहीं करता है। मध्यम उच्च आवृत्ति की तरंगों कौन सी परत आप वापस करती है? ये ऊपर की तीनों परत, ई, एफ और जी परत मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों को वापस करती है। ई परत की जो E2 लेयर है, E1 लेयर है, ये अति उच्च आवृत्ति की तरंगों को भी वापस कर देती है। ठीक, अब देखते हैं डी परत का निर्माण कैसे होता है। डी परत का मुख्यतः इस परत में निर्माण ऐसे होता है जब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है आयन मंडल तक, तो सूर्य के प्रकाश में होते हैं फोटान्स जिसको ऊर्जा के बंडल कहते हैं। तो ये फोटान्स जो होते हैं जैसे ही किसी कण से टकराते हैं, खासकर यहाँ जो ई परत का निर्माण होता है उसमें नाइट्रोजन के कणों से टकराते हैं, नाइट्रोजन के कणों से। और E2 परत का जब निर्माण होता है तो उसमें ऑक्सीजन के परत से टकराते हैं, ऑक्सीजन के कणों से। तो जो परमाणुओं से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं से जब फोटान टकराते हैं, फोटान ऊर्जा के बंडल होते हैं और इन कणों की या इन अणुओं की ऊर्जा बढ़ा देते हैं। और जैसे ही ऊर्जा इनकी बढ़ती है, इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं और इस एरिया में फैल जाते हैं। ठीक, पूरे आयन बिखरे हो जाते हैं, यहाँ पर बिखर जाते हैं। तो इन दोनों का निर्माण ऐसे होता है। E1 E2 परत का E1 का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजन के परमाणुओं से सूर्य का प्रकाश में जो फोटान होते हैं वो टकराते हैं और ये ऊर्जा नाइट्रोजन के अणु उसकी ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है इनके अणुओं की इलेक्ट्रॉन्स की कि वो बाहर निकल जाते हैं अपनी कक्षा पार करके। और ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ होता है जो E2 परत का निर्माण करता है। ठीक, ये दोनों परतें हो गई। इसको कहते हैं केनली हेविसाइड परत, जो पृथ्वी से जाने वाले उच्च आवृत्ति की तरंगों को, मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों को दोनों वापस कर देते हैं। यह परत का क्या काम है? यह परत को अपलीटन परत भी कहते हैं। ये भी मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों को वापस करता है, सभी प्रकार की तरंगों को वापस कर देता है। ठीक, केवल इसमें से जी परत ऐसी है जो रात के समय में उपस्थित रहती है, क्योंकि ये तीन परतें सूर्य के प्रकाश से बनती है। हालांकि चारों सूर्य के प्रकाश से बनती है। तो रात, दिन में इतनी चौड़ी परत होती है, लेकिन रात को क्या होता है, फोटान्स, सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाते हैं, फोटान्स आने बंद हो जाते हैं। और वो चूंकि अभी इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर से अपने परमाणुओं में मिलकर न्यूट्रलाइज होने लगते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए ये परत सिकुड़ कर केवल जी परत बची रह जाती है अंतिम में। तो इसलिए जी परत जो होती है वो रात को भी उपस्थित रहती है, रात को। ठीक, दिन और रात दोनों में मतलब उपस्थित रहती है। ये रात को भी उपस्थित रहती है। ये तीनों परतें केवल दिन में रहती है और रात को गायब हो जाती है। रात को केवल जी परत बचती है। इसका मतलब कि अगर रात को हम लोग संचार बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो उसका योगदान जी परत का है। अगर जी परत नहीं होता तो हम लोग सुबह उठ के दिन का इंतजार करते कि जैसे सूर्य का प्रकाश होगा हम लोग बातचीत करेंगे। हम ज्यादा डिस्टेंस तक बातचीत नहीं कर सकते। ठीक, ये चारों परतें हो गई। इसके बाद 740 ई परत की दूरी याद कर लेंगे। जैसे कि जो ई परत है ये 130 से लगभग
150 या कहीं कहीं 200 किलोमीटर तक रहता है, 200 किलोमीटर तक। ठीक, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है डिस्टेंस याद करने की। ठीक है, बस ये पूरा याद करना है कि आयन मंडल 80 से 740 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक, अब देखेंगे आयन मंडल के ऊपर वाली परत कौन सी है, जो जिसको हम यहाँ लिखे हैं एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के भी दो हिस्से हैं। बाह्य मंडल का जो निचली हिस्सा है उसको कहते हैं आयतन मंडल, ऊपरी हिस्से वाले हिस्से को चुंबक मंडल कहते हैं। आयतन मंडल, चुंबक मंडल। तो चुंबक मंडल की क्या विशेषताएं हैं? ये पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो उत्तरी ध्रुव से ऐसे दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। ठीक, ये परत होती है जो सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल को अवशोषित करती है। ठीक, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये है पृथ्वी। ठीक, जो हमारा चुंबक मंडल है वो लगभग 750 ऊंचाई से, जो ऊंचाई है वायुमंडल की, आयनमंडल जहां समाप्त होता है उसके ऊपर से, हालांकि होता है वो लगभग 6000 ऊंचाई से। ठीक है, लेकिन चुंबक मंडल शुरू हो जाता है आयन मंडल के ऊपर से, लेकिन उसकी मुख्य जो परत होती है, ये दो परतें हैं। ठीक, ये दो परतें, ये है पृथ्वी। इसकी ऊंचाई जो सामान्य तौर पे बताई जाती है, जो चुंबकीय मुख्य मंडल होता है, दो पेटियों में संगठित होता है, इसकी ऊंचाई 600 से, अरे सॉरी, 6000 से 15000 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, और इसका लगभग 25,000 किलोमीटर। ठीक, एक पेटियां है, दो पेटियां। इसकी जो अंतिम सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है लगभग 45, कहीं कहीं 45 मिलेगा, कहीं कहीं 50 मिलेगा, कहीं 40 भी मिल सकता है, 45,000 किलोमीटर चुंबक मंडल। ये हम दो पेटियां दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन इन चुंबक मंडल इन पेटियों तक सीमित कतई नहीं होता है। ठीक है, चुंबक मंडल इन पेटियों तक कतई सीमित नहीं होता है। ये बस पेटियां इसलिए बनाई गई हैं कि यहाँ पर चुंबक मंडल की जो रेखाएं होती हैं ज्यादा नजदीक नजदीक होती हैं। ये रेखाएं जाती कैसे हैं? ऐसे, ऐसे, जो आप लोग देखे होंगे साइंस वाइंस अगर पढ़े होंगे तो ऐसी रेखाएं होती हैं, यहाँ चलते चलते ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं। ठीक, ये कई रेखाएं हैं। ठीक, इसके बाहर भी हैं रेखाएं, इसके बाहर भी रेखाएं हैं ऐसे, इसके अंदर भी रेखाएं हैं ऐसे, इसके अंदर भी रेखाएं हैं। मतलब ये नजदीक नजदीक यहाँ से लेकर लगभग 50,000 किलोमीटर तक ऊंचाई की रेखाएं हैं। ठीक, अब देखिए इन जो दोनों पेटियां हैं इसका नामकरण किया गया है, वान एलन ने किया था, तो इनको कहा जाता है वान एलन रेडिएशन बेल्ट। ठीक, ये पेटी, ये पेटी, और ये पेटी, ये पेटी, ये है वी ओ एन वान डबल एल एलन रेडिएशन बेल्ट। ये इनर बेल्ट है, आई डबल एन इनर बेल्ट, और इसे कहते हैं आउटर बेल्ट, वो आउटर वन एलन रेडिएशन बेल्ट, रेडिएशन बेल्ट। इनर वन एलन रेडिएशन बेल्ट ये दोनों है, आउटर वन एलन रेडिएशन बेल्ट ये दोनों है। इसका क्योंकि नामकरण इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने ही पता लगाया था। उस समय स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था इसकी ऊंचाई कितनी है, बस बताया था कि सब 40,000 किलोमीटर के अंदर है। ठीक, ये हमारी करती क्या रेखाएं, ये जो दोनों संगठित रेखाएं हैं इसमें सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल उलझ जाते हैं, जो पृथ्वी तक हमारे नहीं पहुंच पाते। जब चार्ज पार्टिकल सूर्य से आता है, चार्ज चार्ज पार्टिकल
जब सूर्य से चार्ज पार्टिकल आते हैं आवेशित कण, तो इन दोनों बेल्ट में उलझ जाते हैं। जो इनर बेल्ट होता है उसमें मुख्यतः प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स और जो आउटर बेल्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं आउटर बेल्ट में। सबसे पहले जब आती है चुंबकीय क्या कहते हैं कि आवेश जो आता है सूर्य से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में पहले में उलझ जाते हैं, जो बचते हैं दूसरे में उलझ जाते हैं, बीच में भी कुछ उलझ जाते हैं जो ये रेखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः यही दोनों काम करता है। लगभग ज्यादातर जो आवेशित कण होते हैं इन्हीं दोनों में उलझ जाते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि जो सूर्य से आवेशित कण को पकड़ लेता है, तो पकड़े हुए आवेशित कण या उलझे हुए आवेशित कण सील पड़े रहते हैं। इसमें प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। ठीक, और ये हमारी माना जाता है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल पृथ्वी तक आए तो पृथ्वी की पूरा जल भाप बन के उड़ जाएगा, पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी। लेकिन यह पार्टिकल दो जगह से पृथ्वी तक पहुंच जाता है, एक है उत्तरी ध्रुव से और एक है दक्षिणी ध्रुव से। यहाँ क्योंकि यहाँ पर ये रक्षक रेखाएं नहीं है, रक्षक बेल्ट नहीं है, जब दो जगह से पहुंच जाता है तो वायुमंडल में जाके चार्ज पार्टिकल घर्षण करते हैं। तो रात के समय लगभग सुबह के समय इस घर्षण के कारण चार्ज पार्टिकल के घर्षण होते हैं और मुख्यतः वो न्यूट्रलाइज होते हैं, अन्य कणों से मिलकर वो न्यूट्रलाइज होने लगते हैं ना। न्यूट्रलाइज जैसे ही होते हैं एक एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी हमें प्रकाश के रूप में, जैसे पटाखा फोड़ते हैं तो आसमान में दिखता है, अमूमन ध्रुवों पे खड़ा होकर लगभग सुबह के टाइम ऐसे अगर ऐसा देखेंगे सुबह या रात में भी, तो सुबह के टाइम या रात में भी यहाँ पर हल्का प्रकाश दिखेगा, चमकती हुई सतरंगी प्रकाश दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा यहाँ भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज पार्टिकल प्रवेश कर जा रहे हैं। और उसको नाम दिया गया अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ऊपरी हिस्से को कहा गया, जो ऊपरी हिस्से में प्रकाश हुआ वहां पर अरोरा और अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, और निचले हिस्से में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ दक्षिणी ध्रुव पर उसको कहा गया अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र आपका हो गया, और यहीं से वायुमंडल, लगभग वायुमंडल की संरचना संबंध जो जितने भी क्या कहते हैं नियम है, जितने भी तथ्य हैं लगभग समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।